बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। तो आइए रहीम के इस दोहे के साथ हम शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसमें हम पहले से पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ लिया था पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। कहानी अब तक देखिए तो था क्या, हम लोग शुरू किए थे अम्ल, क्षारक और लवण। तो अब देखिए कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग अम्ल पढ़ लिए हैं, क्षारक पढ़ लिए हैं, फिर क्या पढ़ लिए, लवण अभी नहीं पढ़े हैं। याद रखना केवल परिभाषा जानते हैं हम। देखिए और देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक के लिए क्या, सूचक। ठीक है, सूचक पढ़े थे। सूचक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल जिसे हम किसे दर्शाते हैं, KW से। ठीक, और इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे पीएच मान। ठीक, यह सब पढ़ लिया था हमने। उदासीनीकरण अपक्रिया भी पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अम्ल में हमने पढ़ी परिभाषा। तो जो स्वाद में कैसे होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। और H+ आयन आपको पता है कि अति सूक्ष्म होने के कारण और उच्च आवेश घनत्व होने के कारण यह जल H2O से मिलकर यानी जल से मिलकर H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब देखिए इसके बाद हमने पढ़ा क्षारक। क्या पढ़ा, क्षारक। और क्षारक में क्या देखा हमने परिभाषा में, यह स्वाद में कैसा होगा, कड़वा। ठीक है, या कसैला लिख सकते हैं। और इसके बाद आयन कौन सा देता है जलीय विलयन में, OH- आयन। अब देखिए कभी सवाल आ जाए कि बताइए कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्ल की तरह नहीं रहता है तो क्यों, या क्षारक वाला पूछ दे तो हम क्या परिभाषा देंगे, क्योंकि जलीय विलयन जब तक जलीय विलयन नहीं होगा तब तक H+ आयन नहीं निकलेगा, और जब तक H+ आयन नहीं निकलेगा तब तक हम अम्ल के व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे और उसे अम्ल नहीं कह पाएंगे। तो अम्ल के व्यवहार को जानने के लिए जलीय विलयन का होना अति आवश्यक है। चलिए देखिए अब इसके बाद सूचक क्या होते हैं। आपने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की सूचना देते हैं, कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है उसकी सूचना देते हैं। ठीक है, और हमने सूचक में क्या पढ़ा था, अम्ल क्षारक सूचक में सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पेपर है और क्या है, हल्दी है, यह सब। दूसरा क्या था, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक यह कौन सा है, जैसे फिनाल्फथेलीन है, और कौन है, मेथिल ऑरेंज है या मिथाइल ऑरेंज है। मिसाइल ऑरेंज नहीं है, मिथाइल ऑरेंज है। और तीसरा क्या है, तीसरा था आपका गंधीय सूचक। इसमें प्याज है, लौंग है, वैनिला है। ठीक है, गंधीय सूचक। और जो आखिरी था वह था सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक आई बात समझ में। सार्वत्रिक सूचक में हम लोग पीएच को देख लिए थे, पीएच पैमाने को। अब देखिए इसके बाद हम पढ़े थे जल का आयनिक गुणनफल। जल में कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं बताइए, H+ और OH-। तो इन्हीं की सांद्रताओं का गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, सामान्य ताप पर या स्थिर ताप पर। और यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि इसका मान होता है 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और एक बात और जानना है कि जल में जो होता है जितना H+ आयन की सांद्रता होती है उतनी ही OH- आयन की सांद्रता होती है। यानी अगर 10⁻7 देखिए आधा आधा भाग हो जाएगा सांद्रताओं का, 10⁻⁻7 यहाँ होगा, 10⁻⁻7 यहाँ होगा। तो दोनों का H+ आयन और OH- आयन दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं, और इसीलिए इनका पीएच मान कितना आता है, 7 यानी 7 आता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान, यह हमने किसके बारे में लिखा है, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल में H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और हमने पीएच मान भी देखा था। पीएच मान क्या होता है, सबसे पहले हमने सूत्र दिया था और कहा था इससे परिभाषा बनाएंगे
तो H प्लस आयन और यहाँ पे एट बेस 10। तो परिभाषा कैसे बनी थी, देखिए किसी जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणकीय मान क्या कहलाता है, pH मान कहलाता है। इसी प्रकार हमने देखा था POH मान, उसकी परिभाषा इसी प्रकार बन जाती है। देखिए POH यह बराबर क्या होता है, माइनस लॉग और लॉग के बारे में मैंने कहा था कि अगर नहीं आता है आपको तो वीडियो बना हुआ है, उसको देख लें, बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में है। और इसके बाद है यहाँ पे OH माइनस आयन और एट बेस 10। ठीक है, यह हो गया दोनों के फार्मूले, और इस दोनों में संबंध भी बताया गया था। तो PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14। यह संबंध आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ से यह देख लीजिए। और आपको और आगे जो पढ़ना है हमको, अब पढ़ना है लवण। तो इसको देख लीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं लवण। तो लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साल्ट। और आपको अगर उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा याद हो तो उसी में लिखा गया था कि जो लवण बनता है अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से बनता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लवण की, यानी साल्ट की। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो आपको उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा जो याद है उसी के आधार पे परिभाषा यहां पे भी है। तो लिखेंगे अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से। देखिए अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आयनिक क्यों आया है, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसलिए आयनिक ठोस। जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। देखिए परीक्षा में पैसेज आप बदलना सीखिएगा। आपको जब भी नया पैसेज लिखना होता तो इस तरह से शुरू करना होता, थोड़ा सा गैप देके, और जो दूसरी लाइन होती है थोड़ा आगे आके शुरू होती है। ठीक है, उसे लवण कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए या जैसे बताइए। तो कौन कौन, NaCl और Na2SO4 सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, और इसके बाद बहुत से लिख सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, और डाट लिख देते हैं, मतलब ETC लिख सकते हैं आप, आदि कर दीजिए, आदि। ठीक है, यह हो गया लवण की परिभाषा। अगर आपको उदाहरण बना के दिखाना हो उदासीनीकरण में तो एक एग्जाम्पल यह भी देखिए कि अगर हम यह Cl अम्ल ले लें। आपको पता है अगर अम्ल के बारे में कहता तो हम तुरंत HCl उठा लेते हैं, और क्षारक के बारे में कहता तो NaOH। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे पहले तो तोड़ना है, दोनों को तोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ लिए तो जोड़ेंगे। तो यह देखिए माइनस वाला प्लस से जुड़ गया तो NaCl हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन जहां भी दिखते हैं हम क्या बनाते हैं, H2O। अब यही जो बना है देखिए Na प्लस आयन, ठीक है, और Cl माइनस आयन, यानी आयनिक है। और पहली बात यह ठोस रूप में प्राप्त होता है, तो इसलिए यह जो है आयनिक ठोस कहलाता है। और यह है क्या, यह है लवण। यह क्या है, लवण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से हमें क्या प्राप्त हुआ है, लवण प्राप्त हुआ है। ठीक है, आयनिक ठोस प्राप्त हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, लवण का परिवार। देखिए अब इनका परिवार कहाँ जाएगा, परिवार भी आएगा इनका। देखिए तो लवण या लवणों के परिवार, यह क्या होता है, जैसे एक धन मूलक होता है। पहली बात, अगर आपने देखा यहाँ पे लवण में दो चीजें थी, एक धन मूलक था, एक ऋण मूलक था। तो Na क्या था, धन मूलक, और Cl क्या था, ऋण मूलक। जैसे हम यहीं पे लिखें NaCl है तो दो भाग में इसे तोड़ेंगे तो एक Na प्लस आएगा, एक Cl माइनस आएगा। इसे कहते हैं धन मूलक और इसे कहते हैं ऋण मूलक।
ठीक है। अब देखिए, धन मूलक और धन मूलक का परिवार अलग होगा, ऋण मूलक का परिवार अलग होगा। तो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आ गया NaCl, आ गया Na2SO4, आ गया Na2CO3। तो यह जो होगा, यह धन मूलक सोडियम के परिवार के सभी क्या हैं? लवण हैं। इसे कहते हैं सोडियम परिवार के लवण, सोडियम परिवार के लवण। ठीक है। अगर धन मूलक समान है तो उसे कहेंगे धन मूलक के परिवार का लवण, नाम जो होगा आप दे देंगे। अगर ऋण मूलक समान है, जैसे KCl, NaCl और AlCl3, अब बताइए इसमें कौन समान है? Cl समान है, तो इसे कहते हैं ऋण मूलक के परिवार का लवण। और ऋण मूलक में कौन सा लेंगे? क्लोराइड, तो क्लोराइड परिवार के लवण, क्लोराइड परिवार के लवण। ठीक है। इस प्रकार से होता है लवणों का परिवार। इसको उतार लीजिए और फिर हम बात करते हैं लवण के प्रकार। अब आइए बात करते हैं लवण के परिवार की बात हो गई है। अब बात करते हैं लवण के प्रकार की। तो देखिए, लवण के प्रकार, ठीक है, कुल 4 प्रकार मिलेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षारक परस्पर मिलके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक परस्पर क्या मिलके बनाते हैं? लवण। तो अम्ल लेकिन होते हैं कै प्रकार के? 2 प्रकार के। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। यही होता है ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब देखिए, इन्हें मिलाने का तरीका कितना बनेगा? एक बार प्रबल अम्ल से प्रबल अम्ल को मिला दीजिए, ठीक है, एक बार प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल को मिला दीजिए, तो पहले 2 बन गए। अब नीचे वाला बच रहा है, तो दुर्बल अम्ल से दुर्बल अम्ल मिला दीजिए, और फिर दुर्बल अम्ल से दुर्बल क्षारक मिला दीजिए, और दुर्बल अम्ल से दुर्बल क्षारक मिला दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। प्रबल अम्ल से पहले प्रबल क्षारक, और प्रबल अम्ल से फिर दुर्बल क्षारक, फिर दुर्बल अम्ल से प्रबल क्षारक, और फिर दुर्बल अम्ल से दुर्बल क्षारक। ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो एक चार्ट द्वारा बनाते हैं। 4 प्रकार निकलेंगे, चारों को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा लवण के प्रकार क्या निकलेंगे, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम लोग यह प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या पीएच मान लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका पीएच मान क्या आएगा? लवण का भी पीएच मान होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा? उदाहरण। तो सबसे पहले आप प्रबल अम्ल को उठाइए और क्षारकों से दोनों क्रिया कराइए। तो प्रबल, तो सबसे पहले एक यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करें, 4 बनाना है, ठीक है, हो गया। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल की क्रिया से बने लवण। ठीक है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक भी ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक की क्रिया से बने लवण, जब यह मिलके बनेंगे तब क्या कहलाएगा? तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के लवण। देखिए, अगर हम प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षारक लेंगे, दोनों प्रबल हैं, दोनों क्या हैं? प्रबल हैं। अब दुई ओर से दुई बैल लड़ रहे हैं, दोनों समान ताकत के हैं, तो दोनों आपस में बताइए दोनों क्या होंगे? ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत होगी। थोड़ा अगर कोई ताकतवर होगा तो जीत जाएगा, नहीं तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपस में थक कर अंत में बैठ जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे तब तक, क्योंकि दोनों के पास समान शक्ति है।
तो अगर दोनों के पास समान शक्ति है, दोनों लड़ते रहेंगे, सामान्य स्थिति बनी रहेगी, ना ये जीत रहा है ना वो जीत रहा है, बीच में आ जाएगा। इसी प्रकार पीएच, अम्ल लड़ रहा है, क्षार लड़ रहा है, दोनों समान स्थिति के हैं, तो बीच में आके अटक जाएगा और बीच में आने के बाद क्या हो जाएगा, क्या आपका पीएच मान क्या बन जाएगा, 7। तो यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई, उदासीन। तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण है तो हम इसके कहेंगे प्रकृति होगी उदासीन और पीएच मान 7 हो जाएगा। उदाहरण बताइए, तो प्रबल अम्ल एक बताइए, तो HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल है। क्षारक बताइए प्रबल, NaOH। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता है ना, Na और Cl मिलके NaCl बना लेगा और OH, यहाँ OH और H मिलके H2O बना लेते हैं। हमको लवण से मतलब है तो NaCl। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया NaCl। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं। Na2SO4 भी है तो आप लिख सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रबल अम्ल। आप दुर्बल क्षारक से क्रिया कराइए। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक के लवण, दुर्बल क्षारक के लवण। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण। अब बताइए, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, एक तरफ बैल है, एक तरफ कोई छोटा प्राणी है, उसके सामने यानी हाथी के सामने चींटी आ गई। हाथी के सामने क्या आ गई, चींटी आ गई। तो फिलहाल चींटी भी अपनी ताकत दिखा सकती है, लेकिन आप बताइए कि हाथी के पास ज़्यादा पावर होगी कि नहीं। शक्ति के अनुरूप देखा जाए तो शक्ति किसके पास है, हाथी के पास। तो प्रबलता किसकी रहेगी, आप वही समझिए कि बाहुबली और चिमिरखी आदमी है, तो बाहुबली जीत जाएगा, चिमिरखी हार जाएगा। तो बाहुबली कौन है, अम्ल है, और चिमिरखी कौन है, क्षारक है। तो अम्ल की यहाँ प्रबलता होगी, पीएच मान 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान 7 से कम यानी अम्ल की प्रबलता है, प्रधानता अम्ल की है, तो 7 से कम होगा, यानी यह कैसा होगा, अम्लीय होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी, अम्लीय होगी। 7 से कम जो गए वह क्या हो जाएगा, अम्लीय। उदाहरण बताइए, अगर आपको याद हो, प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल तो हमें लेना है HCl, ठीक है, और क्षारक बताइए दुर्बल क्षारक। आपने एक पढ़ा था NH4OH, पढ़ा था ना। तो अब इसको मिलाइए तो NH4Cl मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा, और OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O। तो यहाँ पे एक आ गया आपका ऐसा लवण जिसमें अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, उसे हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यह भी हो जाएगा दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो आपने देख लिया यह 2 प्रकार के लवण। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार क्या होगा, अब प्रबल अम्ल का खेला खत्म हुआ, अब दुर्बल अम्ल का खेल शुरू होगा। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक के लवण, चलिए अब यहां बताएंगे कि अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे, अब अम्ल बेचारा दुर्बल हो गया, अब प्रबल कौन हो गया, क्षारक। अब शक्ति किसके पास आ गई, क्षारक के पास शक्ति आ गई है, तो इसे मार के बैठा देगा, यानी पीएच मान क्षारक का आ जाएगा। तो बताइए पीएच हो जाएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, क्योंकि 7 से अधिक होने पर ही क्षारक होता है। तो प्रकृति कैसी आ जाएगी, क्षारीय। प्रकृति कैसी आ गई इसकी, क्षारीय। ठीक है, अब अगर हम क्रिया करके बनाएं, अगर हमको देखना हो यहाँ पे तो क्या आएगा, एक उदाहरण देखना हो तो दुर्बल अम्ल लीजिए। तो दुर्बल अम्ल आपको पता है CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और जानिए थोड़ा सा। CH3COOH में 2 आयन होते हैं, एक CH3COO होता है और एक H होता है। यहाँ पे आपको जानना है H प्लस आयन, CH3COO माइनस होता है, एसीटेट आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऋण वाला पहले लिखा जाता है और धन वाला बाद में। इसी को याद रखना है कि यहाँ ऋण वाला पहले लिखा जाएगा, धन वाला बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई प्रबल क्षारक लाइए तो NaOH। ठीक है, अब इससे जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो माइनस वाला प्लस वाले से मिलेगा, यानी यह माइनस है एसीटेट। यहाँ पे CH3COOH क्या है, माइनस है, प्लस वाले से मिलेगा Na, लेकिन प्लस वाला इसमें बाद में लिखा जाता है, तो CH3
COO Na और H और OH माइनस आपस में मिलेंगे तो H2O बना लेंगे, लेकिन हमें मतलब है लवण से, तो यहाँ पे क्या बना CH3COO Na। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी बना सकते हैं। यहाँ यह डबल O है। ठीक है, अब देखिए यह हो गया आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब दोनों के दोनों दुर्बल कर दीजिए। चलिए दुर्बल करते हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक व दुर्बल क्षारक के लवण, दुर्बल क्षारक के लवण। अब बताइए, फिर दोनों के दोनों चिमिरखी हो गए। अब दोनों के दोनों चिमिरखी हो गए तो जीत किसकी होगी? किसी की नहीं होगी। फिर बीच में अटक जाएंगे 7, पीएच मान कितना 7। फिर से प्रकृति कैसी हो गई इनकी? उदासीन। ऐसे लवणों की प्रकृति क्या होगी? उदासीन। अब एग्जाम्पल बनाना है तो आइए देखते हैं कैसे क्या आएगा। तो आप यही रखिए, यहाँ पे देखिए क्षारक को क्या कर दीजिए? दुर्बल कर दीजिए। तो दुर्बल क्षारक लाइए NH4OH या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लाइए। यह देखिए NH4 है, इसके सर पे भी +1 होता है, इसके सर पे एसीटेट में -1 होता है, तो यह दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3COONH4। ठीक है, अब प्लस आपको पता है OH और EH प्लस मिलके क्या बना लेते हैं? H2O। तो यहाँ बन जाएगा CH3COONH4। देख लीजिए इसको, यह लवण के प्रकार हो गए। कितने प्रकार मिले हैं? टोटल 4। ठीक है, तो आपको एक बार प्रबल अम्ल उठाना है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक से क्रिया करा के लिखना है, और फिर दुर्बल अम्ल उठाना है, फिर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक से क्रिया करके लिखना है। ठीक है, 2 बार में उदासीन आता है, एक बार में 7 से कम पीएच मान आता है, एक बार में 7 से अधिक। जिसकी प्रबलता अधिक होगी उसी का पीएच मान आएगा, यानी उसी के पक्ष में वह लवण चला जाएगा। तो जो प्रबल है उसी के पक्ष में सत्ता रहेगी, और जो अगर दोनों एक समान हो गए तो सत्ता बीच में आ गई, ना अम्ल का ना क्षार का, हो गया उदासीनता का। ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए। आइए बात करते हैं एक लवण, यानी कई लवण की बात करनी है हमें। जैसे हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से लवण हमको पढ़ने हैं। पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था, तो देखिए इसमें भी देखते हैं। तो बताइए, सबसे पहले हमने कल कहा था कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर पढ़ेंगे NaOH कास्टिक सोडा, फिर पढ़ेंगे धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, धावन सोडा या वाशिंग सोडा। फिर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग POP CaSO4 ½ H2O। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले NaCl, जिसे साधारण लवण भी कहते हैं या साधारण नमक भी कहते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण लवण या नमक, साधारण नमक, और यहाँ पे साधारण नमक को ही कहते हैं लवण। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आप इसी को लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब बताइए, बार बार हमने ना कई उदाहरण में देख चुके हैं कि यह कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका निर्माण, कल मैंने बात की थी कि हम ज़्यादातर चीज़ों के अधिकांशतः क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? निर्माण कैसे होगा। फिर क्या पढ़ेंगे निर्माण के बाद? निर्माण के बाद भौतिक गुणधर्म, और फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे उपयोग। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं साधारण नमक की। निर्माण कैसे होगा इसकी बात करते हैं। निर्माण कैसे होगा, तो आपको पता है एक अम्ल होता है HCl, एक क्षारक होता है NaOH। क्योंकि लवण है तो अम्ल और क्षारक ही चाहिए, तो अम्ल ले लिया क्षारक ले लिया, दोनों परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। अब कौन सा लवण बनेगा अब देखना है। तो H+ आयन निकला, Cl- आयन निकला, Na+ निकला और OH- निकला।
धन और ऋण आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लिए, NaCl। और आपको पता है H और OH मिलके क्या बना लेते हैं, H2O। अब क्या यह सोडियम क्लोराइड बना है, बिल्कुल बना है। तो आप परिभाषा क्या देंगे, मतलब निर्माण की प्रक्रिया को कैसे समझाएंगे, लिखेंगे यह Cl अम्ल और NaOH क्षारक की परस्पर क्रिया से NaCl यानी साधारण नमक प्राप्त होता है या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए इसको लिखते हैं पहले, तो क्या लिखेंगे, Cl अम्ल व और कौन, Cl अम्ल व NaOH क्षारक, NaOH क्षारक की परस्पर क्रिया से, परस्पर क्रिया से क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। यह Cl अम्ल व NaOH क्षारक की परस्पर क्रिया से NaCl प्राप्त होता है। अब इसके नीचे क्या दिखा देंगे, इसकी अभिक्रिया, तो यह Cl अम्ल हो गया प्लस NaOH हो गया। अब बार बार क्या तोड़ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Na और Cl मिलके आपस में क्या बना लेंगे, NaCl, और OH और H प्लस आयन मिलके क्या बना लेंगे, OH माइनस और H प्लस आयन मिलके बना लेगा जल। और यही हमारा साधारण नमक, या फिर कह सकते हैं साधारण लवण, या फिर कह सकते हैं आप सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह हमारा पहला है साधारण नमक और उसका निर्माण। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए इसमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं, टॉपिक में नहीं है, तो हम केवल उपयोग जानते हैं, उपयोग के बारे में पूछ सकता है। तो आइए देखिए बात करते हैं उपयोग की। तो सबसे पहला उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, भोजन में। आप जानते हैं इसको भोजन में प्रयोग किया जाता है इसका, ये खाने वाला नमक यही है, भोजन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताइए, दूसरा एक शब्द आ रहा है परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, परिरक्षक के रूप में। अब यहाँ पे एक चीज लगा है रक्षक, आप इसे समझ रहे होंगे, किसी चीज की रक्षा तो करनी है। अब किसकी करनी है, भोज्य पदार्थों की, खाद्यान्नों की। तो खाने की जो चीजें हैं उन्हें सड़ने से या नष्ट होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षक किया जाता है। ठीक है, भोजन में जंग तो लगता नहीं है, उसमें पेंट करके रखेंगे। भोजन क्या होता है, खराब होता है, सड़ता है, बासी होता है जिसे आप कहते हैं। तो उसको भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम परिरक्षक का प्रयोग करते हैं, और परिरक्षक साधारण नमक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कई भोजन में आप देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा परिरक्षक के रूप में, जहां पर बर्फबारी होती है तो बर्फबारी वाले क्षेत्रों में, हिमपात लिख देते हैं, हिमपात वाले क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ नमक का मतलब क्या है, NaCl समझेंगे। नमक का प्रयोग किया जाता है या नमक का छिड़काव किया जाता है। जब नमक का छिड़काव किया जाता है तब उसको ना वह तेजी से उसको गलाने लगता है, तो छिड़काव किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, हिमपात वाले क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, और इसको यह गलाती बड़ी तेजी से है, इसलिए इसका छिड़काव किया जाता है। देखिए अगला प्रयोग आप बताइए। इसमें देखिए NaCl में एक Na है सोडियम और एक क्या है, क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं सोडियम धातु की प्राप्ति के लिए और क्लोरीन की प्राप्ति के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधे सबसे पहले लिखते हैं Cl2 के निर्माण के लिए, क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए। आप सोडियम धातु के निर्माण में भी लिख सकते हैं, क्लोरीन के निर्माण में NaCl का प्रयोग होता है। एक आध और देख लीजिए। अब देखिए हमारे शरीर में जब पसीना बहता है, जब हम अधिक कार्य करते हैं तो जब पसीना निकलता है तो उस समय हमारे शरीर से क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है। ठीक है, और जो सोडियम धातु होती है यह नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए अति आवश्यक है, हमारे जो तंत्रिका तंत्र को चलाने के लिए अति आवश्यक है। तो अगर सूचनाओं का प्रसार सही ढंग से होना है तो हम कहेंगे NaCl हमारे लिए जरूरी है। तो आपने कभी देखा होगा घर में या कहीं आसपास में कि अगर कोई बहुत खट के आया हो, यानी खटने का मतलब मेहनत करके आया हो, परिश्रम करके आया हो,
तो जब उसको बहुत पसीना निकला हो तो उस समय आप उसके पास जाएंगे, कुछ बातें करना चाहेंगे, तो उस समय वह बहुत गुस्से में, झलझलाहट में होता है। क्यों? क्योंकि NaCl तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो अगर इस समय इसकी मात्रा को संतुलित करने के लिए हमें NaCl युक्त तरल लेना चाहिए। NaCl युक्त क्या लेना चाहिए? तरल लेना चाहिए। तो याद रखेंगे, इसे लिखते नहीं है, ध्यान दीजिए। एक चीज और देख लीजिए, इसका जो NaCl का प्रयोग है, हम लोग इसी का प्रयोग कास्टिक सोडा के निर्माण में कर सकते हैं। कास्टिक सोडा के साथ साथ आप कर सकते हैं धावन सोडा के निर्माण में। धावन सोडा के निर्माण में यहाँ पे 10H2O भी होता है, तो 10H2O Na2CO3 10H2O यह धावन सोडा है। और किसके? बेकिंग सोडा के निर्माण में NaSCO3 के निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए एक बार उपयोग, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो भोजन में परिरक्षक के रूप में, हिमपात वाले क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। Cl2 के निर्माण में NaCl का प्रयोग किया जाता है। और देखिए NaOH Na2CO3 × 10H2O यानी धावन सोडा, और यह कास्टिक सोडा, और यह क्या है? बेकिंग सोडा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह आप उतार लीजिए पहले। आइए अब बात करते हैं कास्टिक सोडा की। यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो इसको हटाते हैं, आते हैं कास्टिक सोडा पर। यहाँ पे लिख ही दें, NaCl हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप कट मारते हैं। अब आते हैं कास्टिक सोडा। देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा को हम जो अणुसूत्र देते हैं वह क्या है? NaOH, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका जो निर्माण पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? निर्माण। तो कैसे होता है? NaCl से होता है। पहली बात किससे होता है? NaCl से। अब NaCl से कैसे होगा वह देखते हैं। तो सबसे पहले निर्माण जो होगा NaCl का ना हम जलीय विलयन लेंगे। NaCl का क्या लेंगे? जलीय विलयन, और इसमें कर देंगे विद्युत धारा का फ्लो, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। तब यह क्या होता है? अपने आयनों में सभी लोग टूट जाएंगे। तो यह Na+ में टूटेगा, यह Cl- में टूटेगा, और हाइड्रोजन प्लस आएगा और OH- आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यह वाला मिल के बना लेगा NaOH। क्या मिल के बना लेगा? NaOH। यहाँ देखिए HCl आपस में मिलेंगे नहीं, एक हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक Cl2 गैस निकलती है। और इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक जो बनता है NaOH, हमें जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो किसकी क्रिया से हुआ है? कैसे? तो NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से NaOH का निर्माण होता है। तो आप इसकी व्याख्या अपने से करना सीखिए या देखकर। तो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से NaCl का निर्माण होता है। अब NaCl का नहीं, NaOH का निर्माण होता है। अब NaOH है क्या? एक प्रकार का क्षारक है। एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। और इसके बाद क्या बनी है? क्लोरीन गैस बनी है। क्लोरीन गैस बनी है। अब इसको तो छोड़ दीजिए, इसका एक नाम रखना है। तो इससे नाम देते हैं इसी अभिक्रिया को। कौन सी अभिक्रिया को? NaOH के निर्माण की इस विधि को हम क्या नाम देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, चोर क्षार नहीं है, क्लोर क्षार ऐसा शब्द है कि तेजी से बोलेंगे ना तो चोर क्षार ही होगा। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम इसको अब लिख लेते हैं एक लाइन में, 2 लाइन में, जो भी हो देखिए। फिर हम नीचे अभिक्रिया भी लिखेंगे। जब भी निर्माण आए परीक्षा में तब आपको अभिक्रिया नीचे जरूर दिखानी है लिखने के बाद। देखिए तो क्या लिखेंगे? NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर NaOH यानी कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। अब इसी प्रक्रिया जैसे हमने पहले समझाया था उसी प्रकार दिखाएंगे।
अपक्रिया दिखाकर, तो किससे हुआ है, NaCl। इसका कौन सा विलयन, जली, तो यहाँ पर आ गया पानी। और इसके बाद इसमें क्या, विद्युत धारा, इसमें हो गया विद्युत धारा का प्रवाह। अब यह सबसे पहले अपने आयनों में टूटेंगे सब, तो यह बना Na+ और बना Cl-, और यहाँ बना H+ और यहाँ बना OH-। तो यह वाला प्लस इसका इसके माइनस से मिल गया, तो क्या बनाया है, NaOH। अब यहाँ पे देखिए, एक बना Cl2, एक बना Cl2 और एक बना H2। यह हो गई क्लोरीन गैस, यह हो गई हाइड्रोजन गैस और यह हो गया NaOH। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि यह NaOH आपका क्या हो गया, एक प्रकार का क्षारक है, तो आप इसी को कहेंगे क्या, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और यह हो गई क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को या उपरोक्त प्रक्रिया को या उपरोक्त अभिक्रिया या प्रक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आ गया कभी क्लोर क्षार अपक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, खाली उपरोक्त अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं, पूरा लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा के निर्माण के लिए NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, जिससे कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप। तो इसको उतार लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यह जो हमने प्रक्रिया पढ़ी है अभी, क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसमें क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसमें हमको 3 चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती हैं, 3 से प्राप्त। कौन कौन प्राप्त हुआ है, सबसे पहले प्राप्त हुआ है NaOH, NaOH प्राप्त हुआ है। दूसरा कौन प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और तीसरा कौन प्राप्त हुआ है, Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस। यह 3 प्राप्त हुए हैं। यह दोनों जो प्राप्त होते हैं, देखिए अगर क्लोर क्षार अपक्रिया हो रही है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है, एक धन तार एक ऋणात्मक तार, यानी धन और माइनस यानी प्लस और माइनस आपस में जब आप वहां पे डालेंगे जलीय विलयन में, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और तब क्रिया चालू होगी। तो एक तरफ है धन, एक तरफ है ऋण, तो धन वाले को कहते हैं एनोड और ऋण वाले को कहते हैं कैथोड। तो यह जो दो प्राप्त होते हैं, यह तो प्राप्त हो जाते हैं आपके दोनों कैथोड पर। किस पर प्राप्त होते हैं, कैथोड पर, यानी ऋण वाले पर यह दोनों प्राप्त होते हैं। और क्लोरीन जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है एनोड पर, यह प्राप्त होता है एनोड पर। Cl2 प्राप्त होता है एनोड पर, बाकी दोनों प्राप्त होते हैं कैथोड पर। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों का उपयोग पूछता है कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग देखिए, Cl2 का प्रयोग, एक उपयोग जानिए कहां पर है, जल की स्वच्छता में, जल की स्वच्छता के लिए, जल की स्वच्छता के लिए, ठीक है। और H2 के बारे में जानिए, H2 का उपयोग कहां किया जाता है, तो एक तो ईंधन के रूप में किया जाता है, देखिए ईंधन होता है, ठीक है, ईंधन, ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा एक शब्द है, एक वस्तु खाने वाली, मार्गरीन, मार्गरीन, यह होती है बटर की तरह, एक तरह का बटर है, ठीक है, बटर मतलब मक्खन। और NaOH, NaOH का उपयोग जो कि इसका मेन प्रोडक्ट है और इसका उपयोग पढ़ना है, तो यह जानिए सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला इसका प्रमुख उपयोग है साबुन व अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में, ठीक है, साबुन व अपमार्जक बनाने में। दूसरा इसका और उपयोग क्या हो सकता है, तो एक आपने जो धातु होगी,
धातु पर जब चिकनाई आ जाती है, जैसे आप कोई बर्तन यूज कर रहे हैं उसमें चिकनाई आ गई, विम बार से धोते हैं ना, तो विम बार में क्या मिला होता है, NaOH मिला होता है, कास्टिक सोडा मिला होता है। ठीक है, तो धातु की चिकनाई दूर करने के लिए, धातु की चिकनाई दूर करने में, या ग्रीसिंग बोलते हैं इसे, धातु की ग्रीसिंग दूर करने के लिए या ग्रीस दूर करने के लिए। और क्या, कागज उद्योग में, इसका प्रयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है। और क्या, वस्त्र उद्योग में एक होता है कृत्रिम रेशा बनाने में, कृत्रिम रेशे के निर्माण में। ठीक है, या रेशे को अंग्रेजी में कहते हैं फाइबर, निर्माण में, कृत्रिम रेशे के निर्माण में। और भी कई उपयोग है, तो आप इतना केवल जानिए और इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं धावन सोडा की। देखिए, यह हमारा हो गया अब NaOH भी खत्म। अब आते हैं धावन सोडा पर। देखिए, धावन सोडा के निर्माण की कई विधियां हैं। आपको एक सिंपल सी पहले बताते हैं, अगर जबरदस्ती पूछ दिया कि इसी से करिए तब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले धावन सोडा का निर्माण, अगर आपको एक चीज पता हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको पढ़ना भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अभी, तो सबसे पहले हम इसी से निर्माण करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो इसे क्या करेंगे, इसके जब दो अणु को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। ठीक है, और याद रखें कि कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और क्या निकलेगा, और क्या बनेगा, एक बन जाएगा जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहां दिखे वहां जल बना लेना है आपको, तो यहां बन गया जल। आई बात समझ में? तो यहां पे आपने जब देखा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म किया गया, तब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 गैस बनती है, H2O बनता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मतलब किससे है, आपको Na2CO3 से है। तब आप यहाँ पे लाएंगे Na2CO3 को और इसको जल में विलय करेंगे, और 10 जल के अणु से इसको क्या करेंगे, इसको 10 जल के अणु से संतृप्त कराएंगे, और यह जो मिलेगा पदार्थ इसे कहेंगे Na2CO3 × 10H2O, और इसे ही कहेंगे धावन सोडा। और जो यह जल मिलता है, इस प्रकार से जो जल होता है इंटू में, इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। इसके बारे में लास्ट में सबसे चर्चा करेंगे, क्रिस्टलन जल है ये। ठीक है, अभी यहाँ से हटाते हैं, तो यह देख लीजिए, इस प्रकार से बनता है हमारा क्या, धावन सोडा। धावन सोडा एक दूसरी विधि भी है, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं। तो धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं विधि 1। आप परीक्षा में किसी भी विधि का प्रयोग करिएगा। विधि नंबर 1 तो क्या होगी, तो बेकिंग सोडा क्या कहेंगे, NaHCO3 को गर्म करने पर, देखिए सबसे पहले स्टेप में चलेंगे, स्टेप फर्स्ट यानी चरण लिखे, हिंदी में आप लोग पेपर देंगे तो चरण 1, विधि 1 में चरण 1, यह है विधि 1, चरण 1। ठीक है, अब देखिए NaHCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। अभी लिखे थे ना, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आपको जो मेन चीज चाहिए वही लिखिएगा, प्राप्त होता है, बाकी जल और CO2 लिखकर कोई बहादुरी नहीं है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो इसी को अब क्रिया में दिखाइए। तो NaHCO3, और इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O और CO2, अभी लिखा था डायरेक्ट लिख दिया। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें तो अभी धावन सोडा चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, धावन सोडा। धावन सोडा का यहाँ अणुसूत्र लिख दें, Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए, यह जो प्राप्त हुआ है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यह है निर्जल सोडियम कार्बोनेट,
हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, कार्बोनेट लिख देते हैं, समझ जाएंगे कार्बो से, ठीक है। तो यह इसे कहते हैं सोडा आयस, सोडा आयस, ठीक है, या सोडा एस भी बोल सकते हैं, सोडा एस कहते हैं, या सोडा क्षार भी कहते हैं, सोडा क्षार, तो या सोडा एस कहते हैं या सोडा क्षार कहते हैं। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। जब इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ जल की मात्रा मिला देते हैं, जल से इसको संतृप्त करा देते हैं, कितने जल के अणु से? 10। अब लिखेंगे चरण एक में प्राप्त Na2CO3 को जल के 10 क्रिस्टलन, जल के 10 क्रिस्टलन अणुओं के साथ क्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, तो चरण एक में प्राप्त Na2CO3 यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस को जल के 10 क्रिस्टलन अणुओं के साथ क्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। तो लाइए सबसे पहले इसको नीचे, Na2CO3, अब कितने जल के अणु होने चाहिए? 10। तो 10 जल के क्रिस्टलन बाद में समझाएंगे, क्रिस्टलन जल के अणु। अब देखिए यहाँ पे जब यह मिल जाएगा तो यह बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यही हमारा धावन सोडा, ठीक है। तो यह रही पहली विधि। अब देखते हैं विधि नंबर 2। पहले इसको उतार लीजिए। यही है सब कुछ, बस केवल एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी परीक्षा में क्या कह देगा कि आप NaCl से धावन सोडा प्राप्त कीजिए। तो विधि नंबर 2 जबरदस्ती अगर परीक्षा में कह दो तो यही करिएगा। विधि नंबर 2, तो किससे? NaCl से धावन सोडा प्राप्त करना। अब यहां पे शर्त लगा दे तब करिएगा, ठीक है। इसमें चरण हो जाते हैं 3। तो पहले आते हैं चरण नंबर 1। क्या करेंगे चरण नंबर 1 में? NaCl का जलीय विलयन लेंगे। NaCl के जलीय विलयन में क्या विद्युत धारा? नहीं, 2 गैसें प्रवाहित करेंगे, एक अमोनिया और एक CO2 गैस, ठीक है। NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और CO2 गैस प्रवाहित करने से देखिए मैं बोल रहा हूँ, स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया और CO2 गैस प्रवाहित करने से किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और निर्माण होता है NH4Cl का। देखिए जब यह क्रिया किसी से करेगा ना तो यह बन जाएगा अमोनियम आयन होता है NH4+, और CO2 जब क्रिया करने जाता है तो यह बन जाता है कार्बोनेट आयन -1। तो NaCl से यह क्रिया किया तो सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक आ जाएगा तो यह सोडियम कार्बोनेट ना बनाकर पहले बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और यह देखिए NH4, और यहाँ पे क्रिया कर लेता है NH4, यह किससे क्रिया कर लेता है? Cl से। किससे क्रिया कर लेता है? Cl से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इससे क्या बना है, यहां पे आप इसे संतुलित करा लेंगे घर पे, ठीक है। हो सकता है संतुलित ही होगा, उम्मीद तो यही है कि संतुलित होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, 4 1 5, यानी 3 1 3 2 5, 5 यहाँ पे भी है। Cl कितना है? 1 है, यहाँ Cl 1 है। Na कितना है? 1 है। और यहाँ पर कितना है? Na यहाँ पर भी, वहाँ दोनों जगह 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, संतुलित है, ठीक है। अब चरण नंबर 2 में क्या करेंगे? अगर इसको लिखना होगा चरण नंबर 1 को तो क्या लिखेंगे? हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। NaCl के जलीय विलयन में
अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको नहीं लिखना है, फालतू है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको दीजिएगा। ठीक है, चरण नंबर 2। ठीक है, चरण नंबर 2 अब इस प्रकार लिखेंगे। चरण 1 में प्राप्त NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को सुखा लेंगे पहले, क्योंकि यह जल में आपने जल में क्रिया कराई है, तो इसको पहले सुखा लेंगे, साफ कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो चरण 1 से प्राप्त NaHCO3 को साफ करके सुखा लेते हैं, फिर गर्म करते हैं। अब देखिए, गर्म करते हैं तो कितने अणु? 2 अणु। दो अणु हटाइए अभी। NaSCO3 इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस क्या बनता है? और H2O, फिर क्या बनता है? CO2। ठीक है, अब यह क्रिया आप पीछे देख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे संतुलित करेंगे, कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो चरण 1 से प्राप्त NaSCO3 को साफ करके सुखा लेते हैं, फिर गर्म करते हैं, और गर्म करने से हमको प्राप्त होता है धावन सोडा नहीं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे और क्या कहते हैं? पीछे लिखे थे, सोडा एस भी लिख सकते हैं। ASH स्पेलिंग होती है, सोडा एस। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण में क्या करेंगे? इसकी 10 जल के क्रिस्टल अणुओं के साथ क्रिया। तो चरण नंबर 3 तो लिखेंगे चरण 2 से प्राप्त। यहां पे चरण 2 है ना, तो यह चरण 2 से प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है? मुख्य Na2CO3 की क्रिया 10 जल के क्रिस्टलन अणुओं से कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। देख लीजिए, चरण 2 से प्राप्त Na2CO3, तो लिखते हैं पहले, चरण 2 से प्राप्त हुआ है Na2CO3, और इसके बाद इसकी क्रिया करानी है 10 जल के क्रिस्टलन अणुओं से, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। यह हो गया आपका धावन सोडा। यही है धावन सोडा। ठीक है, तो धावन सोडा का यहाँ पर अगर कह दे NaCl से लिखिए निर्माण, तो आप 3 चरणों में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक लाइन नहीं लिखी है, तो आप क्या लिखेंगे? NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यह आप क्रिया नीचे देंगे, और इसके बाद चरण 2 में आएंगे। चरण 1 से प्राप्त NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को साफ करके सुखा लेते हैं, और फिर गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा एस कहते हैं, सोडा क्षार कहते हैं। चरण 2 से फिर क्या करते हैं? चरण 3 में आते हैं। चरण 2 से प्राप्त Na2CO3 की क्रिया 10 जल के क्रिस्टलन अणुओं से कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, या अंततः हमें धावन सोडा यहाँ पे मिल गया। यह हो गया हमारा निर्माण। तो इसको एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो आइए देखते हैं अब धावन सोडा के गुणधर्म, भौतिक और कौन से? रासायनिक। आपने अभी निर्माण देखा, अब भौतिक गुण देखना, फिर क्या देखना? रासायनिक गुणधर्म, फिर देखना है उपयोग। उपयोग में 4-5 आप लोग अच्छा कोई उपयोग याद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले भौतिक गुण धर्म। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको धावन सोडा के
धावन सोडा के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म सबसे पहला बताइए। सबसे पहला अब बताइए, धावन सोडा जो होता है यह मुख्यतः कैसा होता है? सफेद रंग का। तो सफेद रंग का धावन सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखेंगे। दूसरा, निर्जल अगर सोडियम कार्बोनेट है, निर्जल अगर धावन सोडा में जल नहीं है तो उसे कहते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी निर्जल धावन सोडा जो होता है यह किस तरह का होता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट पाउडर की तरह होता है, पाउडर की तरह होता है। इसे कहते क्या है? सोडा एस, लिख सकते हैं कोष्टक में सोडा एस, ठीक है। और एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आपको याद हो तो बताइए, यही दो रहने दीजिए, ठीक है, यही दो रहने दीजिए। अब देखिए धावन सोडा के रासायनिक गुणधर्म। धावन सोडा के रासायनिक गुण धर्म, यहाँ रा से मतलब रासायनिक से है, ठीक है। सबसे पहला जो गुणधर्म होगा ना, प्रकृति में अगर छोड़ देंगे धावन सोडा को तो इसमें जो जल के अणु हैं कितने हैं? 10 है ना, तो प्रकृति में छोड़ने से 9 बचते हैं। अगर अपने से जल गायब हो रहा प्रकृति में छोड़ने से तो उसे हम कहते हैं उस क्रिया को उत्फुलन। तो किसी जल योजित लवण से, मतलब जिसमें जल मिला हो, जल योजित लवण से अगर क्या हो रहा हो, जल अपने आप उड़ रहा हो तो उसे कहते हैं उत्फुलन की क्रिया, उत्फुलन की क्रिया। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे तो वातावरण में खुला छोड़ने पर, वातावरण में खुला छोड़ने पर क्या होता है? वातावरण में आप एक लाइन लिख लेंगे, हम केवल डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा? वातावरण में आप जो लिखेंगे वह मैं बोल रहा हूं। वातावरण में खुला छोड़ने पर धावन सोडा के 9 जल के अणु गायब हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। देखिए क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, इसमें से 9 जल के अणु निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? Na2CO3 × H2O, एक ठे बचा, 9 ठे निकल गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी क्रिया क्या है, आप इसको गर्म कर दीजिए। Na2CO3 × H2O को गर्म करने पर, दूसरी यह रासायनिक क्रिया है इसकी, गर्म करने पर, या सीधे लाके इसको खूब गर्म कर दीजिए तब वो गायब हो जाएगा। तो अब जौन जल का अणु बचा वो गायब, तो देखिए क्या बनेगा, ये Na2CO3 × H2O गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा निर्जल सोडा एस, निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जिसे हम सोडा एस कहेंगे, प्लस H2O, ठीक है। तो यह रहे इसके रासायनिक गुणधर्म, केवल 2 ही याद रखने हैं। अगर खुला छोड़ेंगे वातावरण में तो 9 जल के अणु गायब होंगे, और जो बचा हुआ है इसको अगर गर्म कर देंगे तो वह भी जल का अणु गायब हो जाएगा, और इस प्रकार गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडा एस प्राप्त होता है, सोडा एस प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो यह आपके हो गए रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म धावन सोडा के। इसको उतारिए, फिर हम चलते हैं उपयोग की तरफ। आइए देखते हैं अब उपयोग। देखिए ज़्यादातर चीज़ों का प्रयोग ना सीमांत प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो उपयोग किसका उपयोग है? धावन सोडा का। धावन सोडा का उपयोग। तो सबसे पहला हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यह आप 11 में पढ़ेंगे। अभिकर्मक क्या होता है? अभिकर्मक एक प्रकार का ना अभिकारक ही होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। दूसरा, अब एक चीज और याद रखिए, जिसमें कार्बोनेट होगा उससे कौन सी गैस निकलती है? CO2।
और CO2 गैस आग बुझाने के लिए होती है। तो जिसमें भी कार्बोनेट आपको मिलेगा आप उसे लिख सकते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोनेट है तो आग बुझाने वाले यंत्रों में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। और क्या होता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता दूर करने के लिए। और बताइए, जल की कठोरता दूर करने के लिए सुहागा निर्माण में, सुहागा के निर्माण में। सुहागा जानते होंगे, लाल दवा जिसे बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और कोई और भी है, बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में। ऐसे बहुत से हैं, तो 4-5 आप याद रखिए। इसको पहले उतारिए। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। यह आपका हमने पढ़ा दिया है अभी तक, कहाँ तक, धावन सोडा तक। यह हो गया खत्म। अब बचते हैं 3, ठीक है। इन 3 को देखेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे एक और जोड़ सकते हैं, एक अपमार्जक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक, साबुन में नहीं, अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। और दूसरा जो चिकनाई है बर्तन की, बर्तन की चिकनाई हटाने के लिए, बर्तन की चिकनाई हटाने के लिए, ठीक है। यह आपने NaOH में भी लिखा था। तो यह यहाँ तक हमने समाप्त कर लिया है। अब पढ़ेंगे इन तीनों को, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और POP। इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।